आज हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग एंड सेफ्टी के बारे में, यानी कि अर्थिंग क्या होती है और उसका सेफ्टी मेज़र क्या है, यानी सेफ्टी से उसका क्या रिलेशन है। देखो, अर्थिंग का मतलब ये होता है जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है, चार्ज पार्टिकल, वो या चार्ज बॉडी है, वो अर्थ के साथ अपना चार्ज को शेयर कर दे, तो उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग of electric charge of a body with the earth is called grounding और अर्थिंग। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, कैसे करते हैं। तुमने देखा होगा जो भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसमें 3 वायर लगे होते हैं। एक तो होता है लाइव वायर, ये मोस्टली रेड कलर का होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर जो होता है ये होता है ब्लैक कलर का मोस्टली। और जो अर्थ वायर होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब देखो लाइव वायर जो है ये तो मेन वायर होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, इनकमिंग। और ये जो न्यूट्रल वायर है ये बैक वायर होता है, मतलब अप्लायंस में से होकर और ये वापस चला जाता है। और ग्रीन एक थर्ड स्विच आपने देखा होगा, वो मोटा सा स्विच मोटा सा जो प्लग होता है एक, वो ग्रीन वायर का होता है। और ये जो ग्रीन वायर है यानी अर्थ वायर है, ये अर्थ के अंदर एक बहुत ही थिक मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है अर्थ वायर। और अप्लायंस में हम इसको अप्लायंस की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इसके 2 टर्मिनल हैं, एक लाइव वायर का है, ये न्यूट्रल वायर है। तो ये जो लाइव वायर है ना रेड कलर का और ये ब्लैक कलर का, ये कहीं भी मेटेलिक बॉडी से टच नहीं होते। जबकि जो हमारा ग्रीन वायर है उसको हम मेटेलिक बॉडी से टच करके और अर्थ के अंदर बहुत गहरे में एक थिक मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ के अंदर गाड़ देते हैं उसको हम। तो होता क्या है, जब भी हमारा लाइव वायर टच कर जाता है या कोई फॉल्ट होता है, मान लो बाई चांस कोई फॉल्ट हो गया तो लाइव वायर हमारा टच करने लगा। अब सीधी सी बात है, जो भी पर्सन इस अप्लायंस को यूज़ कर रहा है या हैंडल कर रहा है तो उसको शॉक लगने की संभावना है। तो ये क्या करेगा, ये लाइव वायर अगर टच हो गया बॉडी से तो मेटेलिक बॉडी से वो जो चार्ज है हमारा वो अर्थ वायर के थ्रू, ये जो ग्रीन वायर है हमारा, इस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है। और जो पर्सन है हमारा जो उस मेटेलिक बॉडी को टच कर रहा है या बाई चांस गलती से बाई फॉल्ट वो टच कर गया है, वो बच सकता है। ठीक है, तो ये यूज़ है आपका अर्थिंग एंड सेफ्टी का। अब आ जाओ अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। देखो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज चाहे एक जैसे हों या अलग अलग हों, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की। उस फोर्स का मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये तो बता रहा है कि 2 चार्ज जब आपस में एक दूसरे से कुछ दूर पर होंगे किसी मीडियम में, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। बट उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये नहीं बताया उसने, तो ये बताएगा कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में लगने वाला जो भी फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स, वो सबसे पहला तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल K है हमारा। ये जो कैपिटल K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो हमने वैल्यू K की बताई है आपको, ये केवल और केवल फ्री स्पेस के लिए है, फॉर फ्री स्पेस। और SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट में, अब देख ही रहे हो सारा SI यूनिट में ही लिखा हुआ है। तो ये तो K की वैल्यू हुई। तो अगर हम इस K की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो आप, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर फ्री स्पेस। अब यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मान लो, तो ये तो वैक्यूम के लिए हो गया, अभी फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमने 4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, 4 पाई, भाई 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, अभी बाद में एक टॉपिक आएगा रिलेटिव परमिटिविटी, वहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम वैक्यूम में फोर्स निकाल लें दो चार्जेस के बीच में जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो फॉर्मूला बनता है F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में निकालना हो हमें फोर्स, तो क्या होगा? फॉर एनी मीडियम, मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हम फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में निकाल रहे हैं फोर्स। यहाँ पर हम मीडियम में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन रखा जाएगा। एप्सिलॉन क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं हम कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, भाई सीधी सी बात है, कूलम्स लॉ क्या बता रहा है? फोर्स के बारे में। और फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, उसकी डायरेक्शन तो बताता नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म हम यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ का। देखो वेक्टर फॉर्म क्या है, सीधी सी बात है, ये Q1 ये Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी? R। यहाँ पर हमने Q1 Q2 ऐसा लिया है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब समझते कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? या तो Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव हैं, या Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तभी होगा ऐसा।
तो सीधी सी बात है, जब दोनों सेम नेचर के होंगे, दोनों ही नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस तरफ। इस फोर्स को हम डिनोट करेंगे F12 से, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा F21। तो सीधी सी बात है, अगर हम कूलाम्स लॉ का यूज़ करें तो F12 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा मान के चलने की फ्री स्पेस नहीं है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, वो है R12 कैप इधर की तरफ, और Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है R21 कैप, यानी इधर की तरफ। तो क्या हो गया, अब आप देखो, इसमें R12 कैप की मल्टीप्लाई कर दी, और F21 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सीधी सी बात ये देखो कि R12 कैप और R21 कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1 के बराबर, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हो। तो अगर इक्वेशन नंबर थर्ड से R21 कैप की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, देखो R21 कैप की जगह माइनस R12 कैप लिखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या मिला हमें, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप और माइनस, ये तो सेकंड इक्वेशन ही थी, सेकंड और थर्ड से। अब इस सेकंड या इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो आप। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करो, देखो ये सारी की सारी वैल्यू F12 वेक्टर के बराबर है, यहाँ देखो माइनस को छोड़ के ये सारी वैल्यू F12 वेक्टर के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ठीक है, ये हुआ आपको, ये कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब आप देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है ये, सबसे पहला नंबर तो ये है, आप देख रहे हो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि जो सेकंड चार्ज ने फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया है वो फर्स्ट चार्ज द्वारा सेकंड चार्ज पर लगाए गए फोर्स का बराबर है और नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। ओबेज लिख सकते हो या फॉलो लिख सकते हो, इट फॉलोज, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा है ये जो हम कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये फोर्स आता है ना, इसको हम बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स। तो कोलम्बियन फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स का, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो पार्टिकल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, यानी उसी डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस को सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कोलम्बियन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंस हो गई वेक्टर फॉर्म की। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ कोलम्बियन फोर्स। देखो लिमिटेशन क्या होती है, पहला, एक तो दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, मतलब स्टैटिक होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज मतलब एट रेस्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। दूसरा पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए आर की वैल्यू। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब आर हमारा 10⁻⁻15 मीटर होता है तो इस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाते हैं इस कोलम्बियन फोर्स के ऊपर।
तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। इसीलिए आर की वैल्यू को हमेशा ये 10⁻⁻15 मीटर जो है ना, वो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। मैं आपको बता रहा था ना, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखो परमिटिविटी होती क्या है। परमिटिविटी ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which determines the electrostatic force between 2 point charges in a medium। ठीक है, यानी कि ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम में रखे हुए 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। अब सीधी सी बात है, हमने ये देखा, ये एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और एफ मीडियम जो हो गया वो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जानते ही हो आप। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करें तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी स्मॉल के। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो तो है कैपिटल के, और जो आपका वो है, ये आप देख रहे थे ना, यहाँ पर हमने के लगाया था, एफ इज इक्वल टू के Q1, ये कैपिटल के है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। बट ये वाला जो के है यहाँ पर, ये जो के हम लिख रहे हैं, दिस इज़ द स्मॉल के, ये है स्मॉल, और ये वाला है आपका कैपिटल। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये, और ये क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो एप्सिलॉन आर जो है इसको तो हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और के जो है स्मॉल के, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब समझ रहे हो? ये तो तुम्हारा है गंगाधर और ये है शक्तिमान, समझ रहे हो? दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, यानी दोनों की वेशभूषा, बोलने चालने का तरीका सब अलग अलग है, बट दोनों हैं तो एक ही। समझ रहे हो बात को? दोनों ही एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर हैं, बट हम मेनली, हालांकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, नाम अलग अलग हैं केवल, बट हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। क्योंकि सीधी सी बात है, शक्तिमान को सब पसंद करते हैं, गंगाधर को कोई पसंद नहीं करता, हालांकि है वही। ठीक है, तो इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। लेकिन अगर कहीं भी बाई चांस आपको के की जगह एप्सिलॉन आर लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो है के ही, है ना। एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है इसका मतलब के, और के लिखा हुआ है इसका मतलब एप्सिलॉन आर। बट आपको कहीं भी अधिकतर लिखा हुआ जो दिखाई दिया होगा, या हम यूज़ भी करेंगे आगे, तो हम के का ही यूज़ करेंगे, है ना। इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बस आज के लिए आप इतना ही रहने दो।